अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। हमने देखा है कि अगर कोई चोट लग जाती है या छुरी लग जाती है या ब्लेड से हाथ कट जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पर 2-3 दिन में त्वचा आ जाती है या परत बन जाती है। तो इस बीच हमें उस स्थान को रोगाणुओं से बचा रखना होता है कि उसमें बैक्टीरिया ना जाएं, उसमें किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन ना हो, इससे हमें बचाए रखना होता है। इसलिए त्वचा के कट फट जाने पर हम उसे धूल के कणों, वायु, पानी आदि से बचाते हैं और उसे ढक कर रखते हैं, पट्टी वगैरह करके रखते हैं। कई बार सावधानी बरतने के लिए हम कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या क्रीम ना उपलब्ध होने पर देसी घी वगैरह ये सब भी लगा लेते हैं, है ना। तो यदि त्वचा की इस परत पर चोट की जगह रोगाणुओं का प्रवेश हो जाए तो फिर शरीर की प्रतिरक्षा व्यवस्था काम करना शुरू कर देती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी तरह से रोगाणु वहाँ पे पहुँच भी गए तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा व्यवस्था है, यानी कि जो हमारी शरीर की सेल्स हैं, जो रेड सेल्स, वाइट सेल्स हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये पता ही होगा कि हमारे शरीर के सभी हिस्सों में रक्त का जो संचार है, यानी कि खून का जो दौरा होता है, वो क्या होता है, रक्त में रोगों से लड़ने की क्षमता रखने वाली श्वेत कणिकाएं मौजूद रहती हैं, यानी कि वाइट सेल्स मौजूद रहते हैं। जो रोगों से लड़ती हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, वो वाइट सेल्स होते हैं, जो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो ये वाइट सेल्स क्या होते हैं कि ये रोगों से लड़ते हैं और शरीर के किसी भाग में रोगाणुओं का पता चलते ही उस तरफ जो रक्त का प्रवाह है वो बढ़ जाता है। मतलब तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे रोगाणु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जो खून का जो दौरान है, जो दौरा है, वो उस तरफ तेज़ी से चलने लगता है और अधिक संख्या में श्वेत कणिकाओं को पहुँचाने के लिए ये ऐसा करते हैं। ये श्वेत कणिकाएं रोगाणु को घेर लेती हैं, उनकी नाकाबंदी कर देती हैं और युद्ध आरंभ कर देती हैं। तो रोगाणुओं और श्वेत कणिकाओं के इस युद्ध में दोनों कम या अधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। या तो श्वेत कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं ज़्यादा मात्रा में, या फिर जो रेड सेल्स हैं, यानी कि लाल कणिकाएं हैं, वो ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाती हैं, यानी कि जो रोगाणु हैं वो ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। दोनों में से कोई एक ही जीतता है। अगर जीत श्वेत कणिकाओं की होती है तो नष्ट हुए रोगाणु श्वेत कणिकाएं और उस स्थान से ऊतक मवाद के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। मतलब अगर श्वेत कणिकाएं जीत जाती हैं और वो रोगाणु को नष्ट कर देती हैं तो जो उसमें ऊतक में जो तरल पदार्थ होता है, यानी कि जो मवाद होता है, लिक्विड होता है, वो सब बाहर निकलने लगता है और संक्रमण वाले स्थान पर नई त्वचा आ जाती है। अगर यह लड़ाई लंबी चलती है और हार जीत का फैसला नहीं हो पाता तो मवाद बढ़ने लगता है और मवाद की लगातार मौजूदगी के कारण उस स्थान पर नई त्वचा नहीं बन पाती और हमें श्वेत कणिकाओं की मदद के लिए बाहर से मदद लेनी पड़ती है। यह मदद एंटीसेप्टिक मरहम, यानी कि क्रीम, या एंटीसेप्टिक दवाओं या दोनों के रूप में हम लेते हैं। चाहे हम क्रीम लगाएं या एंटीसेप्टिक दवाएं खाएं या कुछ भी ऐसी जो चीज़ें हैं हम अगर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत आराम मिलता है, रिलीफ मिलती है। लेकिन अगर हम समय पर ऐसा नहीं करते तो रोगाणु अधिक ताकतवर हो जाते हैं, तो वे श्वेत कणिकाओं को नष्ट करके आगे बढ़ने लगते हैं, यानी कि वाइट सेल्स को वो नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और ऊतक तरल में घुस जाते हैं। अब इसी प्रकार से जो कोशिकाओं के ऊतक बनते हैं वो क्या होता है, ऊतकों में एक तरल पदार्थ रहता है जिसे ऊतक तरल कहते हैं, यानी कि लिक्विड रहता है ऊतकों में जिसे हम ऊतक तरल कहते हैं। फिर क्या कि रोगाणुओं के ऊतक तरल से रक्त में पहुंचने से पहले शरीर की एक और प्रतिरक्षा व्यवस्था सक्रिय हो जाती है। हाथ से कहीं पर भी फोड़े फुंसी या चोट लगे और बगल में, पैर में होने पर, जांघ में, गले में, कहीं पर भी कोई भी एक ग्रंथि या गिल्टी अगर बन जाती है तो उससे भी ये जो वाइट सेल्स होते हैं वो उसे नष्ट कर देते हैं और उससे आपको जो आपकी बीमारी है, यानी कि जो भी आपको इन्फेक्शन हुआ है उसे वो नष्ट करके शरीर से बाहर मवाद के रूप में निकाल देते हैं। तो इस तरह से आज हमने एक ही पैरा पढ़ा। नेक्स्ट पैरा हम इसके बाद का स्टार्ट करते हैं।